कैसे मुगल आक्रांता पर भारी पड़ा सनातन रानी का बलिदान। कैसे राणा वीर सिंह जी को वीरगति प्राप्त हुई। कैसे मासूम कारीगरों का बलिदान और एक सनातनी वीरांगना का अंतिम तमाचा। अडालज बावड़ी का खूनी सच। जमीन के नीचे सनातन का गुप्त किला जहां क्रूर सुल्तान बेगड़ा हार गया अपना सब कुछ। कैसे मुगल आक्रांता के घमंड को धूल में मिलाया। तो भाइयों, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा और आपको सनातनी रानी की वीरता पर गर्व होगा और हर एक हिंदू को गर्व होगा यह जानकर कि रानी ने अपना स्वाभिमान कभी बिकने नहीं दिया। अपनी प्रजा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, हिंदू धर्म के लिए वो कभी किसी मुगल के आगे नहीं झुकी। इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी दोस्तों। तो जय श्री राम सभी भाइयों को। तो भाइयों, मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक और धमाकेदार और रहस्यमय जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि हमारे गांधीनगर के अडालज गांव में स्थित है। मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, बताऊंगा कि अडालज पहुंचते कैसे हैं और ये अहमदाबाद एयरपोर्ट और गांधीनगर से कितनी दूरी पर बसा हुआ है और यहाँ पर कितना एंट्री चार्जेस लिया जाता है और ये बावड़ी कब ओपन होती है और कब क्लोज होती है। संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उस गांव में जहां पर वो अलौकिक और रहस्यमय जगह बनी हुई है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अभी अडालज के पार्किंग एरियाज में। अब मॉर्निंग का समय हो रहा है, इसलिए अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ज़्यादा भीड़ लग नहीं रही है। बाकी शुल्क का मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर पार्किंग का कितना शुल्क है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे कोई शुल्क जैसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पर कोई शुल्क है। तो अब हम अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर देते हैं। उसके बाद तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी मंजिल पर और आप देख सकते हो कि सभी लोग यहाँ पर चेक इन करा रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम टिकट ले लेते हैं। तो नोटिस करने जैसा ये है कि यहाँ पर कैश अमाउंट नहीं लिया जाता है, यहाँ पर क्यूआर लगा हुआ है और उसके थ्रू ही आपको यहाँ से टिकट लेना होता है। तो ये यहाँ पर क्यूआर कोड है, अब हम इसको स्कैन करके यहाँ से टिकट लेंगे। तो दोस्तों, क्यूआर स्कैन करने के बाद एक लिंक खुलेगा जिस पर हम क्लिक करने के बाद हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करनी होगी, जैसे कि एज है, अपना मोबाइल नंबर, जीमेल, ताकि अपनी टिकट जीमेल के थ्रू हमारे पास आ सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि मेन एंट्री गेट पे यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि रूड़ाबाई बावड़ी के अंदर किसी भी प्रकार के सामान जैसे फ्लैश लाइट, स्टैंड, मूवी कैमरा, ड्रोन कैमरा, लाइट और वीडियोग्राफी का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुमति के बिना उपयोग करना मना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक पत्थर पर एक लेख लिखा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि शिलालेख के साथ रूड़ाबाई की वाव। मतलब कि आप जब भी यहाँ पर आए तो ये पत्थर पर जो शिलालेख लिखा हुआ है उसको आप रीड कर सकते हो। ये तीनों लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बावड़ी की ओर, जहाँ पर हुई घटनाओं के बारे में, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं राइट साइड बनी हुई एक और शिलालेख की ओर आपको लेकर चलता हूँ, जहाँ पर लिखा है रूड़ाबाई की वाव अडालज, रूड़ाबाई स्टेप वेल अडालज। यहाँ भी सारी कुछ जानकारी यहाँ पर 3 लैंग्वेज में लिखी हुई है और हर लैंग्वेज में आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी वास्तुकला के बारे में और यहाँ की स्ट्रक्चर के बारे में इस शिलालेख में आप रीड कर सकते। तो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताता हूँ। तो इतिहास का पहला पन्ना, बात है साल 1498 की। इस पूरे क्षेत्र को तब डांडाई देश कहा जाता था। यहाँ वाघेला राजवंश का झंडा लहराता था और गद्दी पर बैठे थे हिंदू राजा वीर सिंह वाघेला। इस इलाके में पानी की इतनी भयंकर किल्लत थी कि सूखी धरती प्यास से फट रही थी। अपनी प्रजा के आंसू पोंछने के लिए राजा वीर सिंह ने साल 1498 के शुरुआती महीनों में इस भव्य बावड़ी का निर्माण शुरू करवाया। और दोस्तों, राजा वीर सिंह अकेले नहीं थे, उनकी ताकत, उनकी परछाई थी उनकी पत्नी रानी रुद्राबाई, जिन्हें इतिहास में रानी रूड़ाबाई भी कहा जाता है। रानी केवल रूपमती नहीं थी, उनके इरादे फौलादी थे।
उन्होंने खुद इस बावड़ी के नक्शे को पास किया था ताकि राहगीरों और साधु संतों को यहाँ आश्रय मिल सके। पत्थरों को तराशने का काम दिन रात चल रहा था। हिंदू कारीगरों की छेनी और हथौड़े की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन तभी इतिहास ने एक खूनी यू टर्न लिया। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको आगे का इतिहास बताऊं, उससे पहले हम इस खूबसूरत नज़ारे को जी भरकर देख लेना चाहते हैं, क्योंकि ये अद्भुत नज़ारा देखकर विश्वास करना मुश्किल है कि उस ज़माने में बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतना सुंदर और भव्य निर्माण कैसे संभव हुआ, इतना अद्भुत बावड़ी कैसे बनाया होगा। और दोस्तों, अगर आप इंडियन रुपीस का 100 का नोट देखेंगे तो उस पर एक बावड़ी बनी हुई है और बहुत सारे लोग यहाँ आकर 100 का नोट निकाल कर अपनी फ़ोटो खींचते हैं। उनको लगता है कि ये वही बावड़ी है जो 100 के नोट पर बनी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये वो बावड़ी नहीं है। 100 के नोट पर जो बावड़ी बताई गई है वो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर महसाणा ज़िले के पाटन में स्थित है और वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि उस समय के कारीगरों की कलाकृति कितना कलाकारी उन्होंने उस समय में इतने कलाकारी किया हुआ था, जो कि आज के समय में कोई भी आज का कलाकार, आज के आर्किटेक्ट भी इतनी खूबसूरती के साथ ये सब नहीं बना सकता है। आपको मैं बताता हूँ कि इसके अंदर भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि उस समय भी यहाँ पे संबत भी लिखा। तो दोस्तों, जब भी आप यहाँ पर आओ, इस बावड़ी को देखने आओ, तो ज़रूर यहाँ पर शांत मन से बैठकर यहाँ की कला को और यहाँ के पत्थरों को यहाँ अपने हाथों से स्पर्श करो और देखो, और आपको अनुभव होगा उस समय में आप चले जाओगे जिस समय में ये सब कुछ घटनाएं हो रही थी, और आपको फील होगा कि मैं आज उस जगह पर आ गया हूँ और उन घटनाओं को मैं खुद फील कर रहा हूँ कि कैसे इन कारीगरों ने ये निर्माण कराया, कैसे राजा ने यहाँ पर क्रूरता दिखाई, कैसे रानी का बलिदान यहाँ पर हुआ अपनी प्रजा के लिए, अपने स्वाभिमान, अपने धर्म के लिए। तो मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि इन खूबसूरत और ऐतिहासिक खम्भों पर सनातन धर्म के प्रतीक कलश नवग्रह बने हुए हैं, जो सनातन धर्म के गौरव को आज भी जीवंत रखे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस बावड़ी के वैज्ञानिक रहस्य के बारे में बात करें तो इस बावड़ी की बनावट ऐसी है कि इसके अंदर का तापमान बाहर की तुलना में हमेशा 5 से 6 डिग्री कम रहता है। पुराने समय में यात्री यहाँ आराम किया करते थे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उसी दौर में जहाँ मैंने आपको पहले छोड़ा था। तो दोस्तों, बात है साल 1498 के आखिरी महीने की, जब बावड़ी का काम अभी ज़मीन के अंदर सिर्फ 2 से 3 मंजिल ही पहुंचा था कि अचानक अहमदाबाद की गद्दी पर बैठे मुग़ल आक्रांता महमूद बेगड़ा की नज़र इस फले फूले राज्य पर पड़ गई। महमूद बेगड़ा को अपना साम्राज्य फैलाना था। वह अपनी तोपों, घोड़सवारों और हजारों की टिड्डी दल जैसी क्रूर सेना के साथ डांडाई देश की सीमाओं को लांघ गया। राजा वीर सिंह वाघेला के पास बहुत छोटी सेना थी, लेकिन खून में राजपूती जुनून था। उन्होंने सुल्तान के सामने घुटने टेकने से साफ मना कर दिया। डांडाई देश की इस मिट्टी पर, इसी अडालज के मैदान में एक भयंकर और खूनी युद्ध लड़ा गया। तलवारें टकराई, लाशों के ढेर लग गए। राजा वीर सिंह ने मुग़ल आक्रांता की सेना के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन मुग़ल की विशाल सैन्य शक्ति और धोखे के सामने वो टिक नहीं पाए। साल 1498 के अंत में राजा वीर सिंह अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए इस धरती पर वीर गति को प्राप्त हो गए, यानी उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तो दोस्तों, राजा की मृत्यु के बाद मुग़ल आक्रांता बेगड़ा ने अडालज के महल पर कब्जा कर लिया। वह लूटपाट करने आया था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र महल में बैठी शोक में डूबी रानी रुद्राबाई पर पड़ी, सुल्तान के होश उड़ गए। रानी की बेमिसाल खूबसूरती को देखकर मुग़ल बेगड़ा अपनी सारी सल्तनत भूल गया। उसने तुरंत संदेश भेजा, या तो मुझसे निकाह करो या फिर इस पूरे राज्य के बच्चे बच्चे को काट डालूंगा। सोचिए उस समय रानी पर क्या गुजरी होगी। पति की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और एक हत्यारा उससे निकाह की भीख मांग रहा था, लेकिन रानी रुद्राबाई टूटी नहीं। उन्होंने रोने के बजाय
इतिहास का सबसे बड़ा दिमागी खेल खेला। उन्होंने बेगड़ा से कहा, सुल्तान, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन मेरे पति का एक सपना अधूरा रह गया है, वो बावड़ी। मैं एक अधूरी बावड़ी को छोड़कर तुम्हारे महल नहीं जा सकती। जिस दिन यह बावड़ी पूरी बनकर तैयार हो जाएगी, मैं तुमसे निकाह कर लूँगी। हवस के नशे में अंधा मुगल बेगड़ा रानी की इस चाल को समझ नहीं पाया। बेगड़ा ने अपने सबसे बेहतरीन शाही कारीगरों को आदेश दिया कि जो काम सालों में ना होना था, उसे महीनों में पूरा करो। हिंदू और मुस्लिम कारीगरों ने मिलकर दिन रात एक कर दिया और आखिरकार 29 अगस्त 1499 में विक्रम संवत 1555 माघ मास की पंचमी को यह 5 मंजिला ऐतिहासिक बावड़ी पूरी तरह बनकर तैयार हो गई। सुल्तान बेगड़ा खुशी से नाच रहा था कि अब रानी उसकी होने वाली है, लेकिन उसको नहीं पता था कि रानी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है। और तो दोस्तों, ये बावड़ी का मुख्य जगह है जहाँ पर वही कुआं बना हुआ है, जहाँ पर रानी रुद्राबाई ने अपना बलिदान दे दिया था। तो दोस्तों, राजा वीर सिंह की मृत्यु के बाद रानी सती होना चाहती थी और इस बावड़ी का निर्माण अधूरा रह गया था, लेकिन सुल्तान बेगड़ा की नज़र रानी की खूबसूरती पर थी और वह उनसे निकाह करना चाहता था। लेकिन रानी रुद्राबाई ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने बेगड़ा को हाँ बोल दिया, केवल इस शर्त पर कि वो इस बावड़ी का पूरा निर्माण कराए, तभी वह उससे निकाह करेगी। और सुल्तान बेगड़ा ने दिन और रात एक कर सभी कारीगरों को लगाकर यहाँ पर इस बावड़ी का निर्माण कराया और बावड़ी का निर्माण 1499 में पूरा हो गया। लेकिन जब सुल्तान बेगड़ा ने रानी को अपना वादा याद दिलाया तो और मुगल आक्रांता अपनी बारात लेकर बावड़ी आ गया, जहाँ पर रानी अपनी सखियों के साथ इस बावड़ी का मुआयना करने नीचे उतरी। उन्होंने पहली मंजिल देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी। वो जैसे जैसे नीचे उतर रही थी, भगवान विष्णु और नवग्रह की मूर्तियों को प्रणाम कर रही थी। मुगल आक्रांता ऊपर खड़ा हंस रहा था कि रानी बस ऊपर आने ही वाली है। लेकिन मुगल आक्रांता बेगड़ा यह भूल गया था कि भारतीय नारी का स्वाभिमान उसकी जान से बढ़कर होता है। जैसे ही रानी रुद्राबाई इस 5वीं मंजिल के कुएं के इस आखिरी पत्थर पर पहुंची, उन्होंने ऊपर खड़े मुगल आक्रांता की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उन्होंने अपने स्वर्गीय पति राजा वीर सिंह का स्मरण किया, भगवान का नाम लिया और सुल्तान के अपवित्र हाथों के छूने से पहले ही इसी गहरे और ठंडे कुएं में छलांग लगा दी। पानी की एक जोरदार गूंज हुई और रानी रुद्राबाई का पवित्र शरीर इस जल में विलीन हो गया। मुगल आक्रांता बेगड़ा देखता रह गया, उसकी हवस धरी की धरी रह गई। एक रानी ने अपनी आबरू और राजपूती आन बान शान के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके। इतिहास यहाँ भी नहीं रुका दोस्तों। इस बावड़ी को बनाने वाले कई कारीगरों को सुल्तान ने मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपको उन 6 मासूम कारीगरों की कब्रों के पास जिनको राजा सुल्तान ने उनको मौत की सज़ा सुना दी थी। और उनका कसूर ये था कि उन्होंने इस भव्य बावड़ी का निर्माण कराया, इसके वजह से उनको मौत की सज़ा सुना दी। वो नहीं चाहता था कि फिर से कोई भी ऐसी बावड़ी बने और इस बावड़ी का कोई दूसरा निर्माण हो सके। तो आप देख सकते हो कि इन 6 मासूम कारीगरों की कब्रें ठीक बावड़ी के सामने बनी हुई है। यहाँ पर ये 6 कब्रें हैं, उनमें से एक कब्र यहाँ पर अभी टूट चुकी है। इसमें आपको 5 फुट यहाँ पर है ना, लास्ट कब्र यहाँ पर थी, जो कि अभी टूट चुकी। तो राजा ने 6 मुख्य कारीगरों को यहाँ पर बुलाकर ये बावड़ी का निर्माण कराया। तो दोस्तों, अभी हूँ मैं बावड़ी के ऊपर और यहाँ से आप देख सकते हो कि ऊपर से नज़ारा कैसा है। बाकी पूरी 5 मंजिला इमारत जो है वो अपने सतह से नीचे की ओर बनी हुई है। 5 मंजिला जो है वो यहाँ पे अपने सतह से नीचे की ओर स्टार्ट होती है। ये मैं जो इस एरिया पे खड़ा हूँ, ये हमारा सबसे ऊपरी हिस्सा है और यहाँ से नीचे की ओर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा ये हमारी पहला मंजिल इमारत हुई। ऐसे करके धीरे धीरे पूरे
5 मंजिल की इमारत ये बनी हुई है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे और इसकी गहराई जो है वह बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ये दूसरे मंजिल आया है, ऐसे करके यहाँ पर तीसरा मंजिल हो जो कि और गहराई पे चला गया है। तो दोस्तों ये है बावड़ी परिसर का सबसे ऊपरी हिस्सा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे बावड़ी जो है 5 मंजिला यहाँ से नीचे की ओर है। सामने आप देख सकते हैं एक तो और कारीगरों की कब्र बनी हुई है। उसके बाद फिर एंट्री गेट है और ये सारा एरिया इस बावड़ी परिसर के अंदर ही आता है। और यहाँ पर वो एक कुआं बना हुआ है और ये पूरा एरिया है। यहाँ पर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने बच्चों फैमिली को लेकर, यहाँ पे आ सकते हैं और उनको भी इतिहास से रूबरू करा सकते हैं। तो दोस्तों उस समय यहाँ से ये इस बावड़ी में जाने का सीधा रास्ता है, लेकिन अभी सुरक्षा कारणों की वजह से इसको परिसर में बंद कर दिया है। तो दोस्तों ये बावड़ी का मुख्य हिस्सा है और यहाँ से बावड़ी की गहराई सबसे अधिक है और सुरक्षा कारणों की वजह से इस पर सारे पर जाली लगा दी गई है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ महिलाएं इस मुख्य हिस्से पर इस कुएं में जल चढ़ा रही हैं और दूध चढ़ा रही हैं। तो यहाँ से आपको इसकी गहराई का अंदाज़ा लग जाएगा कि ये यहाँ से कितनी गहरी है और अंदर से इसका व्यू कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हो कि अभी भी इस कुएं में पानी आपको दिख जाएगा और यहाँ पर महिलाएं पूजा अर्चना करती है और यहाँ से इस पूरी संपूर्ण बावड़ी का व्यू इस टाइप का। तो दोस्तों स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार यहाँ पर उनकी कुल देवी की मूर्त बनी हुई है, जिसकी पूजा अर्चना करने रोज़ यहाँ पर स्थानीय लोग आते हैं। बाकी यहाँ पर नॉर्मल लोगों को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता है, केवल स्थानीय लोगों के लिए ही यहाँ पर एंट्री है। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर जाने नहीं दिया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन के लगाया हुआ। तो दोस्तों अभी मैं बावड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से पर खड़ा हूँ, जहाँ से बावड़ी का कंप्लीट व्यू यहाँ से दिखता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ से बावड़ी का कंप्लीट व्यू यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही यहाँ पर कारीगरों की कब्रें और यहाँ से एंट्री। तो दोस्तों ये है रानी की वाव का संपूर्ण और सटीक इतिहास, जो कि 1498 से स्टार्ट होकर 1499 में रानी रुद्राबाई के बलिदान के साथ समाप्त हुआ। तो दोस्तों अगर इस अडालजनी वाव की लोकेशन की बात करें तो यह अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर और गांधीनगर के अडालज गांव पर स्थित है। यहाँ आने के लिए आप बाइक, ऑटो रिक्शा, अपना खुद के वाहन से भी इजीली आ सकते हैं और यहाँ का शुल्क कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर एंट्री टिकट ओनली 20 रुपये है, जबकि पार्किंग का कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर आप इजीली आ सकते हैं, अपने फैमिली और दोस्तों को लेकर आओ और इतिहास से जुड़े रहो। जय हिंद, जय राजपूत। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों को भारत के उस इतिहास के बारे में बताना है जिसको आज का युवा भूलता जा रहा है। लेकिन दोस्तों मेरा लक्ष्य भारत के हर उस इतिहास को दोहराना है जिसमें हमारे सूरवीर राजा रानियों का शौर्य, वीरता और बलिदान शामिल है। तो दोस्तों ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इतिहास का हर पन्ना जरूर पलटेगा। जय हिंद, जय श्री राम।